Hello everyone. So this is the second video of your third unit of class 10th ICSE board history. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था these two parts, the first world war and the rise of dictatorship, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको आने वाली चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आने वाली हैं. सो आई रिकमेंड कि पहले आप ये वीडियो को पूरा देखें जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है. उसके बाद ही इस वीडियो को देखें आप, तभी ये समझ में आएगा. सो इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई, कैसे हुई, इसके क्या क्या रीजंस थे, उससे हम स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो इस डेट से 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चली थी. वर्ल्ड वॉर सेकेंड या फिर इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है. इसके अलावा ये 6 साल की चली थी. इसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेशन रहा था, इंक्लूडिंग ऑल द ग्रेट पावर. जो भी उस वक्त की सबसे बड़ी बड़ी मजबूत कंट्रीज थी वो सब इसमें थे. इसमें 2 अपोजिंग मिलिट्री अलायंस बने थे, यानी कि जैसे हमने वर्ल्ड वॉर में पढ़ा था कि सेंट्रल पावर और एलाइज थे, वैसे ही इसमें जो थे एलाइज और एक्सिस पावर थे. ठीक, तो कॉजेज़ क्या क्या थे. जो आपका इमीडिएट इफ़ेक्ट था, जो इमीडिएट कॉज था वो तो बेसिकली पोलैंड के ऊपर जो इन्वेजन करा था जर्मनी ने वो था. बट इसके अलावा ये क्यों करा था ये अभी डिस्कस होगा. बट इसके अलावा जो मेन रीजंस थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुई वो किन वजह से हुई थी. जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी उससे जो डिससेटिस्फेक्शन था. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें पूरी तरीके से गिवन है. इस ट्रीटी के थ्रू जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म करी गई थी तब ये ट्रीटी हुई थी, और इसमें जो भी कंट्रीज़ थी जो एग्रेशन की वजह से, जिसमें जर्मनी को माना गया था और आपके जितनी भी कंट्रीज़ जर्मनी की एलाइज थी उन सबको गिल्टी माना गया था, और उनके ऊपर क्या क्या मेंटेनेंस के लिए कंपनसेशंस लगाए गए थे. उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल से क्या क्या नुकसान हुआ था, उन कंट्रीज़ को कंपनसेशन पे करनी पड़ी थी, कोल देना पड़ा था अलग कंट्रीज़ को. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से जो डिससेटिस्फेक्शन था, इवन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो हारी हुई कंट्री थी वर्ल्ड वॉर वन में, उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं था जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल सेट करी जा रही थी. तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रीवियस वीडियो में गिवन है. तो वो जो डिससेटिस्फेक्शन था वो मेन रीज़न इसका बन रहा था. इसके अलावा द राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, ये दोनों ही चीज़ें, नाजी जो कि जर्मनी से रिलेट करता है एंड फासिज्म जो आपका इटली से रिलेट करता है, बेनिटो मुसलिनी से रिलेट करता है, वो भी प्रीवियस वीडियो में गिवन है. तो फासिस्ट और नाजिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, तो एक थ्रेट बनते चले जा रहे थे, क्योंकि इनका अपनी जर्मनी और इटली चाहती थी बार बार अपना जो इन्होंने लूज़ करा है, जर्मनी जो लूज़ करा है वो पाना चाहती थी. इटली ये चाहती थी जो उसे चीज़ नहीं मिली वर्ल्ड वॉर वन में तब की जो मिलनी चाहिए थी वो उसे वापस मिले, उसकी ग्लोरी वापस मिले. तो इस वजह से वहाँ पे बेनिटो मुसलिनी और जो हिटलर ने जो जो डिसीजंस लिए, वहाँ पर जो भी चीज़ें हुई, उसके फासिस्ट और नासिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था. इसके अलावा पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. अपीजमेंट वर्ड आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा. अपीजमेंट का मतलब ये होता है किसी एक ग्रुप की कुछ चीज़ें सहन करना जिससे कि शायद वो शांत हो जाए. इसी तरीके से पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इस्तेमाल करी थी ब्रिटेन ने और फ्रांस ने कई जगह पर. जो हमारा इटली था या जो जर्मनी था उसकी डिमांड्स उन्होंने मानी. उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इनकी डिमांड्स मानेंगे तो जो इनका एग्रेसिव बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा और फाइनली पीस आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ बेसिकली. इसके अलावा एक रीज़न और भी था कि फ्रांस और जो ब्रिटेन था वो कम्युनलिज्म जो फैलता जा रहा था रशिया में, रशियन बॉल्शेविज्म जिसे कहते हैं, उसके ऊपर चेक करने का काम जो थे वो जर्मनी और कर रहे थे. तो ये सोच रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन वाले कि जर्मनी को भी कहीं टेक ओवर ना कर ले, इस वजह से कम्युनलिस्ट टेक ओवर ना कर ले, इस वजह से जर्मनी को आर्मामेंट जो है वो अलाउ करे जाए और उसको रीमिलिटराइज करने के कह दिया जाए. राइन आइलैंड जिसके ऊपर
प्रीवियस जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में डिसाइड हुआ था, राइन आइलैंड जो था उस पर जीती हुई सेनाओं का कब्जा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जर्मनी को री आर्म करने दीजिए और रीमिलिटराइज करने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों जर्मनी भी रशिया से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाए और इस वजह से दिक्कत आए। तो जर्मनी को रीमिलिटराइज करने दिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया को कैप्चर करने दिया गया, चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर करने दिया गया। तो ये फ्रांस और ब्रिटेन ने जानबूझ के ही करा था। एक बहुत बड़ा मेन रीज़न आता है जापान इन्वेजन ऑफ चाइना। जापान इन्वेजन ऑफ चाइना में क्या था, जापान एक पॉलिसी पे चलता था, एक्सपेंशन की पॉलिसी में, और डिटर्मिनेशन टू डोमिनेट फार ईस्ट, और जापान चाहता था कि जितना भी फार ईस्ट साइड है उस पर डोमिनेट करे। तो जापान ने 1931 में ऑक्यूपाइड करा था मंचूरिया, जो कि चाइना में आज की डेट में है। इसके बाद चाइना के खिलाफ एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट कर दी थी जापान ने। चाइना अपील टू लीग्स। अब लीग ऑफ नेशन के बारे में आप जानते हैं, लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करी गई थी लीग ऑफ नेशंस की, जिसमें सारे पैक्ट होते थे और मतलब पीसफुलनेस कैसे क्रिएट रहे और वॉर्स की सिचुएशन ना। इस वजह लीग ऑफ नेशन जो थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद स्टार्ट करी गई थी। तो चाइना ने लीग ऑफ नेशन से भी कहा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, पर उस टाइम लीग ऑफ नेशन ने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करी। फिर उसके बाद जापान जो था, जापान ने ज्वाइन कर लिया था बर्लिन रोम एक्सिस। बर्लिन यानी जर्मनी की कैपिटल हो गई, रोम इटली की कैपिटल हो गई। तो बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस फिर वो नाम से जाना गया। इसी वजह से इन तीनों देश को कंबाइन करके एक्सिस पावर बोला गया। अब जब ज्वाइन कर लिया था तो ये अब फर्दर एक्सपेंशन करते जा रहे थे और कॉन्क्वेस्ट करते जा रहे थे, यानी कि अपनी बाउंड्रीज देश की बढ़ाते जा रहे थे। और कॉन्क्वेस्ट मिलिट्री के बेसिस पर किसी चीज़ को हथियाने को कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, तो वो चीज़ करते जा रहे थे। इन 1933 जापान लेफ्ट लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को जापान ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था, क्योंकि एंड स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग बर्लिन एंड अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ इन चाइना। और जितनी भी अमेरिकन और ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी चाइना में, उसको एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस यूज अपीजमेंट एंड थॉट इट वुड वीकन चाइना। इसके अलावा ब्रिटेन एंड फ्रांस ने उस टाइम ये सोचा कि अगर जापान के खिलाफ इस टाइम कुछ नहीं बोला जाए, नहीं बोलने की वजह से चाइना भी खुद में एक बड़ी पावर हो सकता था उस वक्त में। तो चाइना को ही कमज़ोर करता रहेगा तो चाइना भी दबा रहेगा। तो इस वजह जापान को खुली छूट थी उस वक्त, वो कर रहा था अपनी चीज़ें, और ब्रिटेन और फ्रांस उसके खिलाफ एक्ट नहीं कर रहे थे। फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये बहुत बड़ा रीज़न है। लीग ऑफ नेशन तो आपका बन गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन का जितना ही वर्क था, चाहे वो पीस करने का हो, देशों के बीच में आर्मामेंट कम करने का हो, और अलग अलग तरीके के पैक्ट को एनफोर्स करने का हो, ये सारी चीज़ें लीग ऑफ नेशन नहीं कर पा रहा था। एक बहुत ज़्यादा वीक ऑर्गेनाइजेशन बन कर रह गया था। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन को झटके भी लगे, क्योंकि जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 14 पॉइंट्स रखे थे लीग ऑफ नेशन को क्रिएट करने के, वो यूएसए नहीं उसे ज्वाइन नहीं करा था। इसके अलावा जो मेंबर्स नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिव सिक्योरिटी, जितने ही मेंबर्स थे लीग ऑफ नेशन के, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं रखते थे। यानी कि वो ये नहीं सोचते थे मेरी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री की भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, वो ने सिर्फ अपनी कंट्री सुरक्षा से मतलब था। तो ये चीज़ भी थी। इसके अलावा पोलैंड, लिथुआनिया, ग्रीस एंड इटली एंड अदर इंटरनेशनल अफेयर्स, काफ़ी सारे इंटरनेशनल अफेयर्स ऐसे थे, जैसे पोलैंड पे कब्जा वाली बात थी, ग्रीस और लिथुआनिया में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, इटली अपना कॉन्क्वेस्ट जारी कर रहा था, और इतने सारे इंटरनेशनल अफेयर्स हो चुके थे, उसको लीग ऑफ नेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हिटलर इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न और इमीडिएट कॉज बना, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड ट्रिगर हुई, स्टार्ट हुई। देखिए रीजंस ये सब बनते हुए चले आ रहे थे, लेकिन मेन रीज़न जिसने एकदम से हवा दे दी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाए, वो था आपका पोलैंड पे जो इन्वेजन करा हिटलर ने। अब देखिए, ये आपके पास मैप है जिसमें आपका पोलैंड ये है, और ये आपका जर्मनी है, ये आपका सोवियत यूनियन यानी कि वो देश जो रशिया के द्वारा लीड करे जा रहे थे, ये लिथुआनिया है, ये ईस्ट पर्शिया है। तो ये सब जो करा जर्मनी वो करा था सितंबर 1939 में। अब ये क्यों करा था इसके बारे में जान लेते हैं। आप पहले इस मैप को अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरफ जर्मनी है, ये बीच में पोलैंड है, और ये बीच में रशिया है, ठीक। तो रीज़न का स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, उसकी वजह से जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया।
इन ऑर्डर टू गिव अ लैंड रूट टू पोलैंड, यानी कि जो पोलैंड यहाँ पर है, ये पोलैंड रहा, अब जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया। देखिए ये डेजिंग, ये चीज़ आप देखिए, ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट पोलैंड के कब्ज़े में आ गया था। तो यहाँ तक पोलैंड के पास जाने के लिए जर्मनी के अंदर से बीच से एक रास्ता दे दिया गया था। अब इससे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अब पोर्ट ऑफ डेजिंग वाज आल्सो गिवन टू पोलैंड, जर्मनी वांटेड टू रिगेन, और जर्मनी उसको रिगेन करना चाहता था। इन डेजिंग मोस्टली जर्मन, जितने भी डेजिंग जो एरिया था उसमें ज़्यादातर जर्मन लोग रहते थे। बाय ऑक्यूपाइंग जर्मन कॉरिडोर जर्मनी कुड कनेक्ट विद ईस्ट पोर्शिया। अब आपको याद होगा जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें ये था कि जो हिटलर था उसने अपने आप को ही जर्मनी का एम्बेसडर बना लिया था, सॉरी वो ईस्ट पर्शिया का एम्बेसडर बना लिया था। तो जर्मनी चाहता था कि उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पर्शिया से रहे और उसको डायरेक्ट रूट मिल जाए, और तो वहाँ पर जितने भी जर्मन से उनको कन्विंस करना और डेजिंग पोर्ट को वो कब्जाना चाह रहा था। जर्मनी ने क्या करा, इस पोलैंड पे एक्ट करने से पहले रशिया के साथ नॉन एग्रेशन एक्ट साइन करा, क्योंकि रशिया के साथ अगर वो एक्ट साइन नहीं करेगा तो रशिया शायद पोलैंड की तरफ से बोल जाए, क्योंकि उसकी नेबरिंग कंट्री हो जाती वो। तो पोलैंड पहले रशिया के साथ एक्ट साइन करा जिससे कि रशिया इस बात में ना पड़े। पोलैंड वॉज अक्यूज ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज़, यानी कि पोलैंड को एक्यूज़ करा गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूअल एक्ट करे हैं जर्मन लोगों के साथ वहाँ पर। तो इस वजह से ये एक वजह ली गई जिसकी वजह से जर्मनी ने वहाँ पर अटैक करना चाहा। 1 सितंबर को पोलैंड पे जर्मनी की सेना मार्च कर जाती है। ब्रिटेन एंड फ्रांस गिव अल्टीमेटम, ये अल्टीमेटम देते हैं कि आप इस पे जर्मनी इस पे कब्जा ना करें। जर्मनी रिप्लाई में क्या करती है, फ्रांस पे अटैक कर देती है। जब ये चीज़ हुई तो क्या हुआ, 3 सितंबर को ब्रिटेन और जर्मनी ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर और जर्मनी। इसकी वजह से 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर डिक्लेयर कर दी वॉर। जर्मन आर्मीज कंप्लीटेड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोलैंड इन लेस देन 3 वीक्स। तो जर्मनी की जो आर्मी थी लगभग पोलैंड को कब्जा लिया था 3 हफ्ते के अंदर अंदर। इन स्पाइट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होने के बावजूद भी वो वॉर पूरी तरीके से नहीं चल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 अभी भी ख़त्म हुई थी कुछ सालों पहले ही। तो प्रॉपर वॉर की जगह पर छोटी मोटी लड़ाई इधर उधर हो रही थी, कई महीने तक ये चली। तो ये चली आपकी सितंबर 1939 से लेके आपकी अप्रैल 1940 तक, इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई चलती रही। अब ये लड़ाई बड़ी कैसे, ये चीज़ देखने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट वन बाय वन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंटर्ड इन वॉर, एक हल्के हल्के करके एक कंट्रीज एंटर करती गई। क्यों कैसे करी, अब देखिए पहले इसमें कुछ न्यूट्रल कंट्रीज भी थी। ये आपको मैप है कि कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ से लड़ी थी। ये एक्सिस पावर की ग्रीन वाली, एलाइड पावर्स एक्सिस पावर की ये वाली, एलाइड पावर्स की ग्रीन वाली, ये न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं। तो न्यूट्रल कंट्रीज़ कौन कौन सी जो दोनों तरफ से नहीं लड़ना चाह रही थी, सूडान, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पुर्तगाल एंड टर्की, ये सब जो थी ये इस वक्त में रहना चाह रहे थे न्यूट्रल। इसके अलावा जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर एक्सिस पावर बनाया था। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ने मिलकर एलाइड पावर्स बनाया। सून आफ्टर जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड, रशिया अटैक्ड ईस्ट पोलैंड एंड ऑक्यूपाइड द टेरिटरीज विच वॉज अर्लियर इन द रशियन एम्पायर। तो अब जब जर्मनी ने अटैक करा था पोलैंड पे, उसी वक्त में कुछ टाइम बाद रशिया ने भी अटैक कर दिए थे ईस्टर्न पोलैंड पे, क्योंकि जो ईस्टर्न पोलैंड का एरिया था वो पहले रशिया का था, तो रशिया उस एरिया को वापस चाहता था। इन नवंबर 1939 सोवियत यूनियन वेंट वॉर अगेंस्ट फिनलैंड। तो सोवियत यूनियन ने कब वॉर स्टार्ट कर दी थी फिनलैंड के खिलाफ 1939 में। एंड इन 1940 द बाल्टिक स्टेट्स ऑफ लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया विच गेन इंडिपेंडेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। इसके अलावा जो 3-4 देश थे उनके खिलाफ भी वॉर स्टार्ट कर दी थी 1940 में, जिन्होंने इंडिपेंडेंस पाया था अपना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अब कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्वे, डेनमार्क एंड हॉलैंड। हॉलैंड बेसिकली आप जहाँ पर भी हॉलैंड का नाम इस्तेमाल होगा आप उसको नीदरलैंड मान के चलें। ये जो एरिया है ये नीदरलैंड है, ठीक। तो हॉलैंड और नीदरलैंड आप एक सा मान के चलें, एक्चुअल में एक सा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ने के टाइम इसको एक से मान के चलें। तो जर्मनी इन्वेजन टू नॉर्वे एंड डेनमार्क ऑन अप्रैल 9, ये आपका जर्मनी रहा रेड कलर से, और आपका नॉर्वे बताइए कहाँ, ये रहा, और डेनमार्क आपका ये रहा।
तो इस जगह पर 9 अप्रैल को 1940 में इन्वेड कर दिया जर्मनी ने, और 3 वीक के अंदर अंदर इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट करा। मई की शुरुआत में इन्वेजन इन्होंने करा बेल्जियम का और हॉलैंड का। बेल्जियम और हॉलैंड कहाँ पर है, ये दो इलाके हैं, नीदरलैंड वाला हॉलैंड की बात हो रही है और ये बेल्जियम का इलाके की बात हो रही है। तो इसको भी जो है कंप्लीट कर लिया बिफोर द एंड ऑफ मई। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी, देखिए जो आपकी ग्रीन में दिख रही हैं वो एलाइड पावर्स थी, ये हो गया, ये हो गया, ये सब एलाइड पावर्स हो गए। येलो में जो दिख रहे हैं डार्क ग्रीन में, ये सब आपके सॉरी एलाइड पावर है, और जो आपको रेड में दिख रही हैं वो एक्सिस पावर्स हैं। बाकी न्यूट्रल कंट्रीज हैं, जैसे टर्की, स्पेन, ये सब न्यूट्रल कंट्रीज थे। सूडान जो था वो न्यूट्रल कंट्री था। अब इसके बाद बेल्जियम नीदरलैंड को कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद फ्रांस जो था वो गिरा। वो कैसे गिरा, फ्रांस के ऊपर जून 14 1940 पे अटैक करा, जिसमें पेरिस पूरी तरीके से हार गया, और पेरिस पे कब्जा किसका हो गया, जर्मन्स का। जो वॉर जर्मनी के द्वारा लड़ी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में थी और बहुत तेज, जल्द से जल्द, मतलब इसे एक तरीके से इस नाम से जाना जा रहा था, इस नाम से कहा जाता है बिल्सक्रेग, जिसका मतलब होता है लाइटनिंग में, यानी कि लाइट की तेज़ी से, इतनी तेज़ी से वॉर लड़ रही थी और इतनी तेज फोर्स के साथ। अब शुरुआत होती है बैटल ऑफ ब्रिटेन की। जर्मन ने स्टार्ट करा, जो एयरफोर्स थी जर्मन ने वो एयर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी अगस्त 1940 में। इसके बाद इनका जो एम था वो था टेरराइज करना ब्रिटेन को, और ब्रिटेन सरेंडर कर जाए। पर ब्रिटेन इतना इजीली सरेंडर करने वाले देशों में से उस वक्त था ही नहीं। तो ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स थी उन्होंने भी जर्मन टेरिटरीज को बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया। द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड जो कि 1941 में हुई थी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि जर्मनी जो था वर्ल्ड वॉर सेकेंड हारा। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड एक वो बैटल थी जहाँ पर हिटलर ने जो आपका सोवियत संघ था उससे एक एग्रीमेंट कर रहा था, जब पोलैंड पे वो अटैक कर रहे थे कि हम एक दूसरे के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। तो वो चीज़ हिटलर ने बिट्रे करा, और जोसेफ स्टालिन जो कि वहाँ के प्रीमियरशिप यानी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए सोवियत यूनियन के, वहाँ पर उससे वो एग्रीमेंट से बिट्रे करा और इन्वेट कर दिया सोवियत यूनियन को। 1942 हिटलर टारगेटेड स्टालिनग्राड एन इंडस्ट्रियल सिटी, और स्टालिनग्राड एक कौन सी जगह थी, कि इंडस्ट्रियल सिटी थी। इन नवंबर द सोवियट्स काउंटर अटैक, और नवंबर आते आते सोवियट्स ने काउंटर अटैक करा जर्मन के ऊपर, अच्छी तरीके से अटैक करा। जर्मन ने उसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा, और फ्रिज टेम्परेचर यानी हद से ज़्यादा ठंड वहाँ पर थी। इस वजह से वहाँ पे जितनी भी सप्लाईज, खाना पीना जो भी आता था जर्मनी फोर्सेस के लिए, वो आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और जर्मनी की आर्मी जो थी वो भूख से मरने लगी, ख़त्म होने लगी। तो जर्मनी को फाइनली सरेंडर करना पड़ गया। द बैटल ऑफ बर्लिन इट बिगिन इन अप्रैल 1945। तो बैटल ऑफ बर्लिन 1945 में स्टार्ट हुई। इसमें क्या हुआ था, जर्मनी, देखिए यहाँ पर जर्मनी था, इस तरफ आपका सोवियत यूनियन यानी रशिया वगैरह आ गया, इस तरफ का आपका ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आ गया। तो बीच में फंस गया था, तो दोनों तरफ से अटैक हो गया। एक तरफ से करा रशिया एंड उसके एलाइज ने, और एक दूसरी तरफ से करा ब्रिटेन अमेरिका के एलाइज ने हमला कर दिया। एलाइड फोर्सेस क्लोज्ड इन, और एलाइड फोर्सेस पूरी तरीके से बर्लिन के अंदर घुस गई। हिटलर ने उस वक्त सोचते हुए कि ये अब पूरी जंग खत्म हो चुकी है, और हिटलर ने सुसाइड कमिट कर ली 30 अप्रैल 1945 को। मई 1945 को जो लास्ट जर्मनी की आर्मी थी उसने भी सरेंडर कर दिया, और 8 मई वॉज द डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री इन यूरोप, और 8 मई को एज अ विक्ट्री सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया पूरे यूरोप में, क्योंकि जर्मनी हार चुका था। अब आई बात बैटल अटैक ऑन पर्ल हार्बर का नाम आपने सुना होगा, इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं बहुत सारी। पर्ल हार्बर एक वो जगह है जहाँ पर जो अमेरिका की नेवी वगैरह की वहाँ पे शिपमेंट्स रहते थे, वहाँ पर शिप्स रहती थी जहाँ से वो अपनी पूरी नेवी कंट्रोल करते थे। सारी फ्लीट जो थी अमेरिका की वहाँ पे पर्ल हार्बर में रहती थी, और पर्ल हार्बर बहुत ज़्यादा मेन पोर्ट था उस वक्त में अमेरिका का। तो क्या हुआ था,
अमेरिका फॉलोड स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। अमेरिका ने देखिए स्टार्टिंग में अभी तक जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी उसमें अमेरिका का दखल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दखल अमेरिका का आया था। इसकी वजह क्या थी और अमेरिका ने अभी तक पहले क्यों नहीं बीच में कुछ बोला था? उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी चाही थी। अमेरिका दोनों में से किसी भी तरफ से नहीं लड़ना चाह रहा था, बट अमेरिका ने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि अब जितने भी उसके आर्नामेंट यानी हथियार वगैरह हैं वो ब्रिटेन और चाइना को डिफेंस करने के लिए देगा। किस पे? लीज पे देगा या फिर उस पर रेंटल बेसिस पे देगा। इस बेसिस पे अमेरिका अपने हथियार ज़रूर सप्लाई करेगा ब्रिटेन और चाइना में। अब चाइना की जंग कहाँ पर किससे चल रही थी? जापान से चल रही थी, क्योंकि जापान पूरी तरीके से चाइना को कब्जाना चाह रहा था। तो यहीं पर ये एक जो ये मेन चीज़ थी, इस वजह से जापान अमेरिका को अपने एक दुश्मन की तरह देखने लगा। फिर क्या करा जापान ने? जापान की जो पावर थी, नेवी जो पावर थी, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी और सिर्फ अमेरिका की जो पैसिफिक फ्लीट नाम की जो फ्लीट थी अमेरिकन नेवी की, सिर्फ और सिर्फ वही एक डर रह गया था जापान के लिए, जो कि पर्ल हार्बर पे रहती थी पूरी फ्लीट जो थी। तो जापान ने क्या सोचा कि 7 दिसंबर 1971 में जापान अंडर जनरल टोजो ऑर्डर दी सरप्राइज एरियल अटैक, यानी कि एक एरियल अटैक, बॉम्बिंग अटैक करने के लिए उन्होंने सोचा पर्ल हार्बर पे। इसमें क्या करा इन्होंने? बैटलशिप जितनी थी उनको संक कर दिया, इंपॉर्टेंट एयरफील्ड जो थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए और लगभग बस 3700 लोग मारे गए। कितने? 3700 लोग इसमें मारे गए। पर ये करते वक्त एक जापान से दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई थी कि जब इन्होंने ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय करी तो जापान जितनी उसकी रिपेयर फैसिलिटी थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इसकी वजह और जो यूएस के कैरियर्स थे, जो कैरियर्स वो होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे सामान लेके जाते हैं या फिर कैरी करते हैं आपके जेट्स, वो लेक्सिंगटन एंड द एंटरप्राइज इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि अब अमेरिका को ये लगना है कि अगर हमारी रिपेयर फैसिलिटी और ये चीज़ हमारे साथ है तो हम जल्द से जल्द अपनी चीज़ों रिपेयर कर सकते हैं और अपने इन कैरियर्स के थ्रू अटैक भी कर सकते हैं। तो जापान ने ये सोचा था कि इतने बड़े नुकसान के बाद शायद अमेरिका बीच में ना पड़े, लेकिन अमेरिका ने बिफिटिंग रिप्लाई देते हुए क्या करा? 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जितने भी वॉर चल रही थी जापान के साथ उसके खिलाफ डिक्लेयर करते हुए अमेरिका जो था जापान के फ्रंट टू फ्रंट में आ गया। अब इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई। अब जब वॉर स्टार्ट हो गई तो इसी की एक बहुत बड़ी वजह बना था, जो आपने नाम हमेशा सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान में दो जगहें थी जिनके ऊपर एटॉमिक बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। वो इसी वजह से गिराया गया था। उसमें हुआ क्या था? डिस्ट्रॉयड जापान फ्लीट। अमेरिका ने जापान की काफ़ी फ्लीट डिस्ट्रॉय करी। ऑफेंसिव रहे पूरे जापान की तरफ से। जितने भी साउथ वेस्ट पैसिफिक आइलैंड्स थे उसमें जब वहाँ से उन लैंड्स को जापान से फ्री कराया। पर फिर भी जो जापान था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा था चाइना में। तो इस वजह से क्या चल रहा था उस वक्त में? 1945 में जापानीज़ इन द फिलीपींस क्या है? एक कंट्री है एशिया में। फॉर्म कामेकाजी, इन्होंने एक एसोसिएशन सी बने कामेकाजी। उसमें कौन थे? सुसाइड एयर कॉप्स रखे गए और सिविलियंस को ट्रेनिंग दी गई अलग अलग तरीके के वेपन्स को यूज़ करने के लिए। तो ये तैयारी जापान कर रहा था। अब ये पूरे अटैक और ये पर्ल हार्बर पे अटैक और ये सब होने से बहुत वक्त पहले जो यूएस के साइंटिस्ट थे वो एक डेडलीस्ट एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहे थे। बहुत सारी डिबेट होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि एटॉमिक बॉम्ब का हम यूज़ करेंगे। अमेरिका ने सोचा कि इस चीज़ को यूज़ करने से पहले जापान को वॉर्न करा जाए, उसकी आर्मी को वॉर्न करा जाए, पीपल्स को वॉर्न करा जाए कि इस फाइटिंग को ख़त्म कर दिया जाए। अगस्त 6, 1945 ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। अब जब इन्होंने ये सोचा और अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा जापान को समझाने की कोशिश करी पर जापान नहीं समझा और जापान अड़ा रहा। अड़ने का नतीजा क्या हुआ? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर बॉम्बिंग करी गई जिसमें लगभग आधे से ज़्यादा सिटी डिस्ट्रॉय हो गई, हज़ारों लोगों की डेथ हुई। इसके बाद भी जापान ने सरेंडर होने से मना कर दिया। उसके बाद 9 अगस्त को दोबारा ड्रॉप करा गया नागासाकी पर एक और बम। इसी के साथ साथ 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया अनकंडीशनली 6 साल की वॉर के बाद। और इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हो गई। अब देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कुछ चीज़ें
देखिए लगभग 50 मिलियन लोग जो थे वो उनकी डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जिसमें से 22 मिलियन जो थे वो सोल्जर्स थे और 28 मिलियन सिविलियंस थे। 12 मिलियन जो थे वो कंसंट्रेशन कैंप, जब देशों में लड़ाई होती है घर वर सब टूट जाते हैं तो कैंप बनाए जाते हैं जहाँ पर रेफ्यूजीज रह रहे होते हैं, लोग रह रहे होते हैं, तो उसमें भी लगभग 12 मिलियन लोगों की डेथ हुई। सम कंट्रीज लॉस्ट लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन की बहुत बड़ी परसेंटेज खो दी थी। फॉर एग्जांपल पोलैंड ने खोए थे 6 मिलियन लोग, जिसमें से 1 मिलियन सोल्जर्स थे और 5 मिलियन सिविलियंस थे, जो कि लगभग 20% था उनकी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने खोए 20 मिलियन लोग, जो कि लगभग 10% उसकी टोटल पॉपुलेशन के बराबर था। स्पेंड ओवर 1 लाख करोड़ रुपीज़, 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग खर्चा हुआ था, जिसमें ब्रिटेन का अकेले का खर्चा लगभग 200 करोड़ रुपए हुआ था। 1/4 ऑफ रशियन वेल्थ, लगभग जितना रशिया खर्चा हुआ था वो लगभग 1/4 उसका जो वेल्थ रहती थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था रशिया को। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड ऑल्सो सफर्ड ह्यूज लॉसेज, और जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। बहुत सी कंट्रीज जो हारी थी उनकी ग्लोरी ख़त्म हो गई थी। अदर कंट्रीज जो थे लाइक इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड अदर्स, ये सब जो थे इंडिपेंडेंट हो गए थे वॉर की वजह से। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे। डिफीट मिली थी किसको, एक्सेस पावर को, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था। 1942 में रिमार्केबल सक्सेस, इसमें हुआ क्या था, पहले स्टार्टिंग में मिड 1942 में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल रही थी एक्सेस को, और इन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज जो कि एशिया, यूरोप और इसमें थी उसको इन्होंने कैप्चर भी करा था। बट 1942 के एंड आते आते जो एलाइड फोर्सेस थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, उन्होंने अफ्रीकन टेरिटरीज को रिकैप्चर कर लिया जो कि फ्रांस द्वारा खोई गई थी। एलाइड फोर्सेस मेक इटली टू मेक अनकंडीशनल सरेंडर, और एलाइड फोर्सेस ने इस तरीके से कंडीशन सेट करी कि जिससे कि इटली को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ा और एक आर्मिस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। इसका मतलब कि वो अभी क्या नाम है, आर्मिस्टिक का मतलब हो जाता है कि वॉर को रोक देने वाला, एक लिमिटेड टाइम के लिए वॉर को रोक देना और वो नहीं लड़ना उस वॉर को कुछ वक्त के लिए। मार्च 1945 एक्सॉर्स द राइन दिल डेल्ट ब्लो टू द जर्मन फोर्सेस, और जर्मन फोर्सेस को नाकामी हासिल 1945 मार्च में। हिटलर ने सुसाइड कमिट कर ली थी। आफ्टर जर्मनी टर्न टूवर्ड्स जापान, और जर्मनी ख़त्म करने के बाद ये जापान की तरफ मुड़े। वॉन विक्ट्रीज इन जापान, काफ़ी सारी विक्ट्रीज जापान के खिलाफ इनको मिली। ऑक्यूपाइड कंट्रीज लाइक हांगकॉन्ग, फिलीपींस एट्सेट्रा, ये सारी जो कंट्रीज थी उनको ऑक्यूपाई करा गया। इन पोस्टम कॉन्फ्रेंस, ये एक जगह थी पोट्सडम में जो कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटेन आज जापान टू सरेंडर, ब्रिटेन ने जापान से सरेंडर कर दो, पर जापान ने इस चीज़ को अनसुना कर दिया और अमेरिका ने इसके ऊपर एंड में बॉम्ब ड्रॉप करे, तब जाके जापान ने सरेंडर करा। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जर्मनी, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गई तो जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ईच जोन अंडर द आर्मी ऑफ एलाइड पावर्स, और दोनों ही जो जोन थे वो एलाइड आर्मी पावर्स के जोन में आ रहे थे। तो ये किस तरीके से डिवीज़न कर रहा था, एक डिवीज़न कर हुआ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी AKA वेस्ट जर्मनी, ये किसके कंट्रोल में थे, UK, फ्रांस और US के अंडर में थे, और जो बॉन जो जगह थी उस एरिया में उसको कैपिटल माना गया। तो ये जो कंट्रीज़ थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाली थी। कैपिटल आइडियोलॉजी वाली क्या होता है ये एक्चुअली, कैपिटलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टेट्स दैट इंडिविजुअल इज़ फ्री। ये एक वो थ्योरी है जो मानते हैं कि इंडिविजुअल पूरी तरीके से फ्री है। दे आर फ्री टू मेक मनी, ये पैसे कमाने के मामले में, बिजनेस करने के मामले में, चीज़ें बेचने के मामले में, सर्विस करने के मामले में, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ओन करने के मामले में पूरी तरीके से फ्री हैं। और ये पूरी तरीके से एम्फेसिस विद इन कैपिटलिस्ट कंट्री इज़ ऑन द रोल ऑफ इंडिविजुअल रादर देन द स्टेट, और इनका रोल ज़्यादातर इंडिविजुअल पे सेट रहता था या ना कि पूरे देश। जहाँ पर भी स्टेट बोला जा रहा है वहाँ पर देश है, मतलब कंट्री मतलब है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, यहाँ पर कंट्री की बात हो रही है। तो इसी वजह से जो आपका वेस्ट जर्मनी था या फिर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था, वो आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक, यानी जितनी भी कंट्रीज थी कैपिटलिस्ट थी, UK, फ्रांस, US जैसी, वो उस ब्लॉक का पार्ट बन गया। जो दूसरा पार्ट था वो जो ईस्ट जर्मनी था वो सोवियत यूनियन के अंडर में आता था, और जिसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट की। अब ये कम्युनिज्म है क्या, कम्युनिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक
आइडियोलॉजी दैट पोजिशंस इटसेल्फ इन द ऑपोजिशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। तो ये वो आइडियोलॉजी है जो कि अपने आप को अपोजिट रखती है डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के, और ये वो एडवोकेट करती है कि कास्ट क्लासलेस सिस्टम होना चाहिए और जितना भी वर्क होना चाहिए वो पूरी कम्युनिटी कलेक्टिवली करे, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉन एग्जिस्टेंट इन और सेवरल सिविली कर्टेड, और प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई ओन नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत सारी कंडीशंस पे करेगा। तो इस वजह से जो आपका ईस्ट पार्ट था जर्मनी का वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन गया। जापान एंड इटली ऑल्सो बिकम वेरी वीक। अब जापान और इटली भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। अमेरिकन आर्मी ने जापान को ऑक्यूपाई कर लिया था 1952 के लिए। जो वहाँ के उस टाइम के एम्परर थे हिरोहितो, उनको नहीं हटाया गया थ्रोन से, यानी उनके राज्य से नहीं हटाया गया, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। एक राजा होता है और एक संविधान की तरह तरीके से चलने वाला राजा, तो वो उनको बना दिया गया। जापान को कुछ लॉ मेकिंग पावर्स भी दे दी गई थी कि वो अपने लॉ मेकिंग पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऑल लैंड, जितना भी लैंड था जो जापान ने एक्वायर करा था 1895 से, उस सारे लैंड को ले लिया गया। इसके बाद चल के फॉर्मेशन ऑफ यूएन होती है। देखिए जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई थी तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस हुई थी, अब होती है फॉर्मेशन ऑफ यूएन। अब यूएन की फॉर्मेशन जब हुई थी तो मीटिंग रखी गई थी, और उसमें मीटिंग में बिग थ्री यानी 3 बड़े लोग, बड़े नाम आए थे उस वक्त। एक रूजवेल्ट जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, और स्टालिन जो थी प्राइमरशिप थे यूएसएसआर के। ये कहाँ पर हुई थी मीटिंग? ये येल्टा में हुई थी फरवरी 1945 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल नेशंस एट सैन फ्रांसिस्को, इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी गई सैन फ्रांसिस्को में, और इसमें द चार्टर ऑफ द यूएन बनाया गया एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी गई 24 अक्टूबर 1945 में। चार्टर ऑफ द यूएन का मतलब हो गया एक तरीके से गाइडलाइंस, या फिर आप एग्रीमेंट, या फिर आप ड्राफ्ट कह सकते हैं, उसे चार्टर ऑफ द यूएन कहा जाएगा। और इसी तरीके से फाइनली यूएन की यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। अब ये देखते देखते जब, क्योंकि 2 पावर ब्लॉक्स में जो थी कंट्री डिवाइड हो चुकी थी, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई और यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूएसए के जो पहले साथ में लड़े थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में, वो अब जाके एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे, और पूरी तरीके से हार्मनी डिक्लाइन होने लगी थी, और जितने भी उनके पुराने सस्पिशंस थे या फिर आइडियोलॉजी थी वो सामने आ चुकी थी। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल टेंशन्स थी वो पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि ये लग रहा था कि अगर ऐसे बड़े देश एक दूसरे टकराएंगे तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाती है तो शायद पूरी दुनिया में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज इन विच ईच साइड अडॉप्टेड द पॉलिसी डिजाइन टू स्ट्रेंथन itself and weaken the other without the use of arm is called cold war। तो क्या हो रहा था इनके पीछे? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। कोल्ड वॉर वो क्या चीज़ होती है? कोल्ड वॉर वो चीज़ होती है कि जब कंट्री इस तरीके की पॉलिसीज या साइड्स अडॉप्ट करे जिससे कि खुद को स्ट्रेंथ दे पाए और सामने वाले को बिना आर्म के यूज़ करे वीक कर दे, तो ये कोल्ड वॉर कहलाती है। तो ये कोल्ड वॉर इन दोनों देशों के बीच में स्टार्ट हो गई थी। अब इस कोल्ड वॉर में बेसिकली होता क्या है? इस कोल्ड वॉर में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो मेंटेन करे जाते हैं, अलॉन्ग विद हॉस्टिलिटी, आर्म रेसिंग एंड पाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वेपन्स। इसके अलावा जितने भी हथियार हैं उनको कैसे पाइलअप या फिर अपने पास रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशनल वेपन्स कैसे बनाए जाए, इकोनॉमिकली किसी कंट्रीज़ को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, मिलिट्री अलाइंस यानी कि दूसरे देशों से कांटेक्ट करना और ये कहना कि भाई अगर हमारे आपके ऊपर हमला होता है तो हम दोनों साथ में डट के मुकाबला करेंगे। प्रोपेगेंडा फैलाना, जैसे कि यूएस में आज भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ पूरी तरीके से लोगों के दिमाग पे सेट भी है कि रशियंस बुरे होते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा ही है। प्रॉक्सी वॉर एट्सेट्रा यानी छोटी मोटी वॉर्स अपने नाम पे वहाँ पे करवाना, जिसकी वजह से ध्यान केंद्रित हो कहीं और। तो ये सब चीज़ें जो थी इस कोल्ड वॉर की कुछ चीज़ें थी। दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन 2 पावर ब्लॉक्स, और इसी वजह से जो वर्ल्ड था वो डिवाइड हो गया था 2 पावर ब्लॉक्स में, जो इसको एक को लेड कर रहा था यूएसए, दूसरे को यूएसएसआर। द वेस्टर्न ब्लॉक ऑल्सो नोन एज कैपिटल ब्लॉक, तो वेस्टर्न ब्लॉक को कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं और अमेरिकन ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ग्रीस, पाकिस्तान, टर्की, ये सब कंट्रीज जो थी वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में थी। इसमें क्या होता था? वॉज द कोलिशन ऑफ कंट्रीज विच वर अलाइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये कंट्री सारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइन थी।
द गवर्नमेंट एंड प्रेस ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक आर मोर इंक्लाइन टू रेफर टू दमसेल्फ एज द फ्री वर्ल्ड। तो ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि इस तरीके से वेस्टर्न ब्लॉक को इस तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहे थे कि वो एक फ्री वर्ल्ड का सिंबल है या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड नाम से वो जाना जाए और वो लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। वेयर एज द ईस्टर्न ब्लॉक जो थे वो किस तरीके काम कर रहे थे, कम्युनिस्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड, वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड या फिर उसे सोवियत ब्लॉक कहा जाता है, ये किस तरीके काम कर रहे थे, मार्क्सिस्ट थ्योरी पर काम कर रहे थे। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है वेयर सोसाइटी हैज़ नो क्लास, और एक इस थ्योरी के हिसाब से किसी की क्लास नहीं है, जितने भी लोग हैं एवरी पर्सन विद इन द सोसाइटी, लोग जो हैं वो कॉमन गुड के लिए काम करेंगे और क्लास स्ट्रगल के इज थियोरेटिकली गॉन, और जो कि क्लास स्ट्रगल है उसे थियोरेटिकली पीछे जाता हुआ माना गया। अब वेस्टर्न ब्लॉक कंसिडर यूएसएसआर सोशल सिस्टम एज ऑब्जेक्शनेबल, तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न ब्लॉक और इसमें ईस्टर्न ब्लॉक में इतनी ज़्यादा रिजिडनेस थी, तो वेस्टर्न ब्लॉक ने कहा यूएसएसआर का सिस्टम्स ठीक नहीं, ऑब्जेक्शनेबल है, डेंजरस है, नो प्लेस फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसेस, डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअल लिबर्टी है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो इस ब्लॉक को पसंद नहीं करता था, सोवियत ब्लॉक को। यूएस जो था वो एज अ लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड के तरीके से जाने जाने लगा। टुक अपॉन इटसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंटिंग कम्युनलिज्म एंड स्प्रेडिंग, और इस चीज़ की जो जिम्मेदारी थी वो अमेरिका ने ली कि वो कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देगा। अब बात आती है सोवियत ब्लॉक की। सोवियत ब्लॉक जो था उसे वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी पे बिलीव करता था और ये मानता था कि जितने भी रिच या फिर मिडिल क्लास लोग हैं उन्हीं के द्वारा डेमोक्रेसी जो पूरी तरीके से चीज़ें हैं वो हैंडल करी जा रही हैं। देयरफॉर दे वांटेड टू स्प्रेड कम्युनिज्म, और इसी वजह से कम्युनिस्ट को फैलाना चाहते थे। यूएसआर डिटरमाइन विच ओड एजेंसी टू मॉस्को के साथ एक एलिजेंस जो था वो साइन करने तैयार हो गए थे। और सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यूएसएसआर जो था डिटरमाइन था ईस्टर्न यूरोप में पूरी तरीके से कम्युनिस्ट को फैलाने के बेसिस पे। तो जितने भी आसपास के देश थे जो कि पोलैंड, रशिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया इस तरह के देश थे, उन्होंने जो अपनी एलिजेंस थी यानी कि अपनी वफादारी एक तरी मॉस्को गवर्नमेंट यानी कि यूएसएसआर गवर्नमेंट के लिए उन्होंने जाहिर करी। इसके अलावा जैसे यूगोस्लाविया और अल्बानिया नाम के भी जो दो देश थे जो कि डायरेक्टली रशिया से कनेक्ट नहीं थे, उसमें भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्रिएट हुई। देखिए ये आपका रशिया रहा, ये आपका चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया। अब हम जो बात कर रहे हैं जो दो देश अलग थे वो ये यूगोस्लाविया और अल्बानिया, ये दो देश थे जो डायरेक्टली लिंक्ड भी नहीं थे आपके रशिया से, उन्होंने भी एलिजेंस जो थी वो मानी, क्रिएट करी। अब ये थे आपके जो ऊपर इस्तेमाल करा गया है द बिग थ्री। बिग थ्री ये हैं स्टालिन, ये रोजवेल्ट और ये चर्चिल। ये बिग थ्री का फोटोग्राफ है, क्योंकि आपके पिक्चर स्टडीज़ आती हैं तो इस तरीके से आ सकता है। अब देखिए हम यूनाइटेड नेशंस का स्टार्टिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। देखिए अभी तक आपने देख लिया था कि 2 ब्लॉक्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई है और जो 2 ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब इन क्रिएशन होने के बाद यूनाइटेड नेशन कैसे आया और यूनाइटेड नेशन की बाकी एजेंसीज और नॉन अलाइंड मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।